जब जहाज स्लो स्लो नीचे आ रहा था तो अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और विद इन सेकेंड्स हिंडनबर्ग एयरशिप आग की लपेट में आ जाता है। हिंडनबर्ग के इस डुराल्यूमिन के फ्रेमवर्क के अंदर काफी मजबूत एयर टाइट मटेरियल से बने बड़े बड़े गैस सेल्स मौजूद थे और इन्हीं में हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भरी जाती थी। इस जर्मन हिंडनबर्ग के अंदर टेक ऑफ से पहले बॉम्ब लगाया गया और लैंडिंग के दौरान ब्लास्ट कर दिया गया। 3 मई 1937 शाम के तकरीबन 8 बजे के करीब हिंडनबर्ग नाम का एयरशिप जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए टेक ऑफ करता है। ये 3 दिन की जर्नी होने वाली है और 6 मई 1937 को इसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। इसमें टोटल 97 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स हैं। 245 मीटर या 804 फीट लंबा ये एयरशिप इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं। यह है दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A380। इसकी लंबाई हिंडनबर्ग के मुकाबले सिर्फ 73 मीटर्स है। ये एक फुटबॉल फील्ड से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था, जहां फुटबॉल फील्ड की लंबाई 100 मीटर्स के आसपास होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा जायंट एयरशिप होगा। इसलिए इसे टाइटैनिक ऑफ द स्काई भी कहा जाता था, क्योंकि ये टाइटैनिक शिप से बस कुछ ही मीटर छोटा था। वहीं इसके अंदर का नज़ारा वाकई देखने लायक था। इसमें चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई गई थी, जहां से पैसेंजर्स बाहर का खूबसूरत व्यू ले सकते थे। क्योंकि ये काफ़ी कम अल्टीट्यूड पर फ्लाई करता था, तो अंदर बैठे लोग सफ़र को काफ़ी इंजॉय करते थे। इसमें एक डाइनिंग रूम, एक लाउंज जिसमें बड़ा पियानो भी मौजूद था, राइटिंग रूम से लेकर स्मोकिंग रूम, बार रूम, पैसेंजर्स के सोने के लिए अलग अलग कैबिन्स, यानी हर एक लग्जरी फैसिलिटी मौजूद थी। और इसीलिए इसकी वन वे टिकट की प्राइस उस दौर में $700 थी। अगर आज की डेट में से कंपेयर करें तो ये $10,000 बनते हैं, यानी काफ़ी पैसे वाले लोग इसे अफोर्ड कर पाते थे। खैर 6 मई 1937 को शाम 4 बजे के करीब 3 दिन के सफ़र के बाद हिंडनबर्ग अपनी डेस्टिनेशन न्यू जर्सी के लेक हस्ट के ऊपर पहुंचता है, जहां इसे लैंड करना था। लेकिन मौसम उस वक्त काफ़ी ख़राब था, तो एयरशिप का पायलट मौसम के बेहतर होने का इंतज़ार करते हुए पैसेंजर्स को न्यू जर्सी के साहिल पर एक राउंड लगवाता है, ताकि तब तक वेदर स्टेबल हो जाए। शाम 6:22 पर इन्हें खबर मिलती है कि मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है और जहाज़ लैंड कर सकता है। अराउंड 7:21 पर हिंडनबर्ग 300 फीट की हाइट से लैंडिंग रस्सियों और मोरिंग केबल्स को नीचे फेंकता है। इन केबल्स को नीचे मौजूद क्रू मेंबर्स एक टावर के साथ बांधते हैं, जिसे मोरिंग मैस्ट या मोरिंग टावर भी कहा जाता है। इस टावर से एयरशिप डॉक हो जाती है। उस टाइम पर लैंडिंग साइट पर ग्राउंड क्रू के अलावा काफ़ी लोग मौजूद थे जो सिर्फ हिंडनबर्ग की लैंडिंग को देखने के लिए वहाँ पर आए थे। इनमें कई फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी मौजूद थे। और आप जो अपनी स्क्रीन पर ये फुटेज देख रहे हैं, ये बिल्कुल रियल फुटेज है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। ठीक 7:25 पर जब जहाज स्लो स्लो नीचे आ रहा था तो अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और विद इन सेकेंड्स हिंडनबर्ग एयरशिप आग की लपेट में आ जाता है। सिर्फ 30 से 35 सेकंड्स लगते हैं पूरे जहाज को क्रैश होने में। लेक हस्ट में खौफो-ए-रास फैल चुका था। लोग जहाज से दूर भागने लगे। पलक झपकते ही 36 पैसेंजर्स में से 13 जबकि 22 क्रू मेंबर्स और ग्राउंड पर मौजूद एक शख्स समेत 36 लोगों की जान चली जाती है और ये दुनिया के बिगेस्ट डिजास्टर्स में से एक बन जाता है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे? क्या जहाज के पायलट ने कहीं पर कोई गलती की थी या फिर जानबूझकर इस क्रैश को करवाया गया ताकि हिंडनबर्ग एयरशिप का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब को आज की इस वीडियो में। वैसे तो एयरशिप्स की हिस्ट्री 1815 से चलती आ रही है, जब एक फ्रेंच इंजीनियर हेनरी ग्रिफार्ड ने दुनिया की पहली एयरशिप को कंस्ट्रक्ट किया। हिंडनबर्ग एयरशिप की कंस्ट्रक्शन 1931 में एक जर्मन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिपलाइन के जरिए की गई थी। इसे डुराल्यूमिन, एल्यूमिनियम और कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। हिंडनबर्ग में इस्तेमाल होने वाली गैस हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस थी। वैसे ये एयरशिप्स हीलियम गैस के जरिए भी उड़ सकते हैं, हालांकि इनिशियली सालों में इस गैस का यूज भी किया गया था। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ये नॉन फ्लेमेबल थी, तो इस गैस से एयरशिप के क्रैश होने के चांसेस काफी हद तक कम थे। लेकिन उन दिनों में हीलियम गैस सिर्फ यूएस के पास थी और अमेरिका ने हीलियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। इसीलिए फिर फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन का यूज किया जाने लगा।
हिंडनबर्ग के इस डुराल्यूमिन के फ्रेमवर्क के अंदर काफी मजबूत एयर टाइट मटेरियल से बने बड़े बड़े गैस सेल्स मौजूद थे और इन्हीं में हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भरी जाती थी। इसके अलावा फ्रेम के बाहर 4 रिवर्सिबल 1200 हॉर्स पावर के इंजन मौजूद थे जो एयरशिप को मैक्सिमम 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करवा सकते थे। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। इस एक्सीडेंट के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल कर आने लगी, जिनमें पहली थ्योरी ये थी कि इस हिंडनबर्ग को जानबूझकर क्रैश करवाया गया था क्योंकि जर्मनी में हिटलर के पावर में आते ही पूरी दुनिया अडोल्फ हिटलर के खिलाफ थी। तो नाजीज की रेपुटेशन को गिराने के लिए इस जर्मन हिंडनबर्ग के अंदर टेक ऑफ से पहले बॉम्ब लगाया गया और लैंडिंग के दौरान ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन इस बात का कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया कि इसमें बॉम्ब प्लांट किया गया था। दूसरी फेमस थ्योरी ये थी कि एविएशन इंडस्ट्री में हिंडनबर्ग के कॉम्पिटिटर्स ने यह सब प्लान किया। असल में उन दिनों एयरक्राफ्ट्स भी एविएशन इंडस्ट्री में बड़ी तेजी से इन हो रहे थे, तो इनका सबसे बड़ा अगर कॉम्पिटिटर था तो वो हिंडनबर्ग था। इनका प्लान ये था कि वो हिंडनबर्ग इंडस्ट्री को दुनिया की नज़रों के सामने गिरा दें ताकि लोग इस पर सफ़र करने से पहले 100 बार सोचें। तीसरी थ्योरी ये निकल कर आई कि 6 मई 1937 को जब ये लैंडिंग की तैयारी में था तो उस टाइम पर मौसम खराब था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो कहा जाता है कि आसमान से बिजली गिरी होगी एयरशिप के ऊपर, जिस वजह से इसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस पर आग लगी और ये पूरा जहाज आग की लपटों में आ गया। लेकिन वहां मौजूद आई विटनेसेस के मुताबिक जो उस टाइम पर इसकी लैंडिंग को देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बिजली वगैरह नहीं गिरी थी हिंडनबर्ग के ऊपर। फाइनली कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसके पीछे ना किसी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का हाथ था, ना हिटलर ने इसे क्रैश करवाया और ना ही इस पर कोई बिजली गिरी थी। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ये थी कि जब हिंडनबर्ग लैंड कर रहा था तो किसी वजह से इसके गैस सेल से हाइड्रोजन लीक हो रही थी और जब क्रू ने मोरिंग केबल्स को जमीन पर फेंका तो उससे इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स पैदा हुए, जिस वजह से स्पार्क्स हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आते ही पूरा जहाज आग में तब्दील हो गया। इस एक्सीडेंट के बाद एयरशिप के ऊपर से लोगों का एतबार उठने लगा, लोग डरने लगे इसमें सफर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट को लोग ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे एज कम्पेयर टू हिंडनबर्ग, क्योंकि इनमें सफर करना हिंडनबर्ग के मुकाबले काफी सस्ता और शॉर्ट टाइम में लोग अपनी डेस्टिनेशंस पर पहुंच पा रहे थे। जहां एयरशिप्स को 3-3 दिन लगते एक सफर को कंप्लीट करने में, वहीं कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स उस सफर को सिर्फ 5 से 6 घंटों में ही पूरा कर देते।